एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पिरिडीन के बारे में। इससे पहले हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपके 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि पायरोल, फ्यूरैन और थायोफीन जो कि आपके 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल रेजोनेटिंग दोनों स्ट्रक्चर्स की हैं हमने। उसके अलावा हमने तीनों के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की है। वहीं पर हमारे सिलेबस में अगर हम 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास एक कंपाउंड है पिरिडीन, यानी कि पिरिडीन हमारा क्या है, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हाँ जी, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है दैट मींस इसके पास अपना एक हेटेरो एटम होगा। वो हेटेरो एटम अगर मैं बात करूं पिरिडीन के केस में वो आपका हेटेरो एटम रहता है नाइट्रोजन। क्या हेटेरो एटम है हमारा, नाइट्रोजन। हाँ जी, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन हेटेरो एटम। तो अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं वो रहता है C5H5N। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है किसके लिए, पिरिडीन के लिए। तो ये आपका पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग यानी नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करते हुए इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है। हमारे पास ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है दैट मींस ये साइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 5 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है। तो इसकी रिंग कुछ इस तरह से बनेगी, हाँ जी, कुछ इस तरह से बनेगी। अब 5 हाइड्रोजन है, अगर मैं इन 5 हाइड्रोजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एक एक कार्बन के पास तो कुछ इस तरह से मेरी स्ट्रक्चर बनती है। अब बात आती है वैलेंसी कंप्लीट करने की। वैलेंसी कंप्लीट करने की, कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हमारे 3 बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि आपकी सारे की सारे वैलेंसीज कंप्लीट हो जाएं, तो अगर आप एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दो तो ये क्या हो जाती है, वैलेंसीज कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए हैं, कार्बन के 4, कार्बन के 4, कार्बन के 4, कार्बन के 4, यानी सभी टोटल वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं पिरिडीन की स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरह से बनती है। तो ये हमारा क्या है, पिरिडीन है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक स्केलेटन कि ये है इसका बेसिक स्केलेटन। बट क्या है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जैसे कि हमने किसके केस में भी किया था, आपके 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के केस में भी किया था। क्या है ये कंपाउंड, क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी है और वो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, 125.5 किलो जूल पर मोल की रेजोनेंस एनर्जी होती है आपकी किसके केस में, पिरिडीन के केस में। इसके अलावा ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें वहां पर ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन इतनी लेवल तक इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बहुत ज्यादा एडिशन रिएक्शन ये शो करता है। तो जिसकी वजह से ये बेसिक स्केलेटन इसकी टोटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, एक तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसकी मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपके पिरिडीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, यानी जो आपका पिरिडीन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, ड्रॉ करके देखते हैं हम क्या क्या रहती हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिडीन। तो यानी कि अब जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दैट मींस यहाँ पर पिरिडीन की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो कि इसकी सभी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकती है। इसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाली स्ट्रक्चर कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं और वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड लेते हैं। जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमें क्या बताता है, जो हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत क्लोज लेकर जाता है, वही होता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर मैं बेसिक स्केलेटन की बात करूं पिरिडीन के, हमने अभी भी देखा पिरिडीन का बेसिक स्केलेटन क्या है, ये होता है हमारे पास C5H5N। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बेसिक स्केलेटन होता है। तो अगर मैं बात करूं पिरिडीन की, तो पिरिडीन का जो बेसिक स्केलेटन है उसमें क्या है, हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या रिप्रेजेंट किए हैं, लोन पेयर रिप्रेजेंट किए हैं जो कि बाहर की तरफ रिप्रेजेंट किए हैं। बाहर की तरफ क्यों रिप्रेजेंट किए हैं ये हम मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के टाइम पर देखेंगे। बट अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर को, यानी कि आपका पिरिडीन क्या है, एक 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल से अगर मैं देखूं तो ये क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग के जैसा है जो क्या है आपका बेंजीन। तो बेंजीन की
एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, जिससे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी जो पॉसिबल है वो क्या है, वो ये है, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो अपनी एडजेसेंट पोजीशन पर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। हाँ जी, तो जिस तरह से बेंजीन में आपकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर हो सकते हैं नेबरिंग बॉन्ड पर, तो वैसा ही किसमें भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएं, यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो आपके पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यानी कि सिंपली वही पिरिडीन एज इट इज है हमारे पास, सिर्फ क्या हुआ है, सबके बॉन्ड सेम है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं है, सिंपली क्या है, बॉन्ड ट्रांसफर की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि इस तरह से। तो ये दोनों क्या है, पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये तो हो गई सिंपली इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन 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 के अलावा जो हेटेरोएटम है वो क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो दैट मींस वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस नाइट्रोजन का काम क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट होंगे, नाइट्रोजन पर, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट होंगे, नाइट्रोजन पर। तो दैट मींस यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम जहां से हमने कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहां से ये बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड एज इट इज है, कौन सा बॉन्ड टूटा है, ये वाला पाई बॉन्ड, तो यहां से नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस एडजेसेंट कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, तो सिंपली क्या हुआ है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर आ गई, नाइट्रोजन पर, और इस एडजेसेंट कार्बन पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने का ट्राई करेंगे, यानी कि पहले ये यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको पहले ही कहा था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं उसी डायरेक्शन में रहेगी, यहां से यहां, तो वैसे ही यहां से यहां, यानी साइकिल आपको उसी डायरेक्शन में लेकर चलना है। वैसे भी सिंपल है कि जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपको नजर आ रही है बस उसे कंपनसेट करते चलना है। तो यहां से क्या होगा, यहां से अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे साथ हुआ क्या, यानी क्या क्या चेंजेस आए हमारी स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले बेसिक स्केलेटन बनाया हमने, हाँ जी ये है हमारा बेसिक स्केलेटन। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इस स्टेप में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज था, हमने उससे कुछ ना उसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की है ना उसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां एक नया बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और इस कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस बॉन्ड के साथ हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये एज इट इज। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसे कंपनसेट करें या ये पाई इलेक्ट्रॉन इसे कंपनसेट करें। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसे कंपनसेट करने जाते हैं तो वापस वही स्ट्रक्चर बन रही है, तो दैट मींस हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहां पर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंपनसेट करने। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सबसे पहले सेम वही बेसिक स्केलेटन, हाँ जी ये हमारा बेसिक स्केलेटन है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका लोन पेयर बाहर की तरफ, यहाँ पर इस बॉन्ड में हमने कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी जो इस पाई इलेक्ट्रॉन ने कंपनसेट करके यहाँ पर एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, और यहाँ पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला कार्बन क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट कार्बन हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को ये नाइट्रोजन की जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज दैट मींस एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करेगी यहाँ पर इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि सेम यही स्ट्रक्चर बनेगी जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपकी पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं रेजोनेंस एनर्जी की, तो आपकी पिरिडीन की रेजोनेंस एनर्जी रहती है 125.5 किलो जूल पर मोल, और ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यानी कि यहीं से आपका क्या होगा, यहीं से आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जो आपकी स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो जहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है जो कि स्टेबलाइज है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं चार्ज सेपरेशन वाली स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये तीनों स्ट्रक्चर भी स्टेबलाइज्ड हैं। अगर मैं बात करूं ये दोनों, ये विदाउट सेपरेशन ऑफ एनी चार्ज है, तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर का। तो जब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं स्ट्रक्चर का रहेगा, तो वहीं से हमारा क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका यहां भी रहता है, यहां भी रहता है, यहां भी रहता है, इसके अलावा यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी कि इस कार्बन नाइट्रोजन से इस कार्बन कार्बन यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका शिफ्ट होता रहता है कंप्लीट रिंग पर, जिसकी वजह से आप इसकी स्ट्रक्चर को एक रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, किसके लिए, पिरिडीन के लिए। तो ये थी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिंपल है, आपको जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो तो सिंपल रहता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना आना चाहिए, बस आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जहां क्रिएट हो रही है वहां वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट करनी है। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसे शिफ्ट करना है, और कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होती है आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये थी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिडीन। अगर अब आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन को डिस्कस करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी ये हमारी। हाँ जी, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके जो सभी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है। तो अगर हम बेसिक स्केलेटन से आइडिया लगाएं, यानी कि हम बेसिक स्केलेटन से देखें कि हमारे किस एटम के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है। यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटर हैं, तो यानी कि जिसमें से 5 कार्बन सेंटर हैं, एक नाइट्रोजन सेंटर है, तो हमें इन सब की हाइब्रिडाइजेशन को देखना है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपके कार्बन है वो सभी के सभी क्या रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। कार्बन के अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ 6, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यानी कि अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, वैलेंस शेल की बात करूं, वैलेंस शेल में जो एक्साइटेड स्टेट है वहां पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, यानी कि किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 2s2 एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहां चला जाएगा, p में। हाँ जी, तो ये रहता है sp2 हाइब्रिड है, यानी कि एक s और 2 p मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाएंगे। एक s और 2 p मिक्स होंगे, यानी कि 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो आपका 2s और 2p है वहां से एक s और 2p, यानी कि एक 2s का ऑर्बिटल और 2 2p के ऑर्बिटल मिक्स होकर के 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे पास, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हमारे पास। साथ ही साथ एक ऑर्बिटल यहाँ पर बच जाता है जो कैसा है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। हाँ जी, चाहे आपका हाइब्रिड p ऑर्बिटल हो या अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो, ये सभी के सभी क्या हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रहते हैं। यानी कि आपके हाइब्रिड 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन सबके पास भी एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जो आपके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचेगा वो भी आपका क्या है, वो भी आपका क्या है,
हाफ फिल्ड है, यानी कि उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बात हो गई सभी कार्बन की कि जो आपके कार्बन है सभी के सभी वो बेंजीन की तरह ही क्या रहते हैं, sp2 हाइब्रिड रहते हैं, sp2 हाइब्रिड रहते हैं, यानी कि एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जो कि आगे पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ने भी क्या है, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, तो ये भी क्या रहता है आपका, ये भी आपका sp2 हाइब्रिड रहता है। अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के पास सिंगल सिंगल हाफ फिल्ड तीनों 2p3 ये है हमारे पास। तो यहाँ पर होता क्या है, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक s और 2p मिक्स होकर के ये भी क्या करेंगे, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि ये भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। जस्ट लाइक कार्बन, इसका भी क्या होगा, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो रहती है वो क्या रहती है कि यहाँ पर जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होंगे, वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल तो जो है आपके, वो आपके हाफ फिल्ड रहेंगे, यानी 2 ऑर्बिटल्स के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पर 3 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अगर मैं इनकी मिक्सिंग कर रही हूँ, इनकी मिक्सिंग से 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल इनके पास, 4, जिसमें से 2 ऑर्बिटल तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जो एक ऑर्बिटल बचेगा उस ऑर्बिटल के पास क्या होगा, उस ऑर्बिटल के पास होगा लोन पेयर। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो आपका लोन पेयर है वो कहाँ रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा आपका हाफ फिल्ड, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि कार्बन के केस में। तो आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सभी के सभी क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा सभी के पास, चाहे वो कार्बन का है या फिर वो नाइट्रोजन का है। हाँ जी, अब आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। ये तो हुई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, यानी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है, यानी सभी के सभी एटम्स के पास जो 6 एटम है हमारे पास, चाहे वो कार्बन है या नाइट्रोजन, सभी के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। तो अगर मैं उसकी पिक्चर को रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से होगी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं पेरिडीन की, जो कि क्या है आपकी 6 मेंबर रिंग है। हाँ जी, ये है हमारी 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन एटम। हाँ जी, ये है। तो अगर मैं बात करूं जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक एक की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, जिसने एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनाया, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइब्रिड कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एडजेसेंट दोनों कार्बन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए। वहीं पर जो तीसरा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी सिमिलर होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, और तीसरा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही। वहीं पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिसमें से 2 हाफ फिल्ड हैं, एक के पास लोन पेयर है। तो जो हाफ फिल्ड है वो तो क्या करेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके, कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर कंटेन करेगा, और वो क्या करेगा, रिंग से बाहर एग्जिस्ट करता है। वहीं पर अगर ये तो बात हो गई कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनका क्या रहेगा। अब है इन सभी के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और प्लेनर स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि यार मैं बात करूं
कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर अगर आपके 2s और px py मिक्स होते हैं तो pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। तो जिसकी वजह से px py प्लेन में तो आपकी रिंग है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से। ये नाइट्रोजन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये इस कार्बन के लिए आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, सिमिलरली इस कार्बन का भी अपना एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, क्योंकि सभी कार्बन्स के पास और साथ ही साथ नाइट्रोजन के पास क्या है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं, और वो क्या है आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम हर एक कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल को यहाँ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, यहां पर एक रिंग है और रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी ये रिंग है और इसके यहाँ एक ऑर्बिटल है और एक यहाँ ऑर्बिटल है, तो यानी दो ऑर्बिटल आमने सामने हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आमने सामने हैं, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप किस तरह से करेंगे, यहाँ का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ के ऊपर वाले हिस्से के साथ ओवरलैप करेगा और यहाँ का नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के साथ ओवरलैप करेगा, और ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यानी कि जब ये ऊपर वाले ऑर्बिटल के साथ, यानी ऊपर वाली लोब के साथ नीचे वाली लोब के साथ ओवरलैप करेगी, तो क्या करेगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। तो ये लोब इस लोब के साथ भी ओवरलैप कर सकती है और अपनी एडजेसेंट दूसरी वाली के ऊपर वाले हिस्से की लोब के साथ भी क्या कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में, यानी ऊपर वाली लोब का ओवरलैप ऊपर वाली लोब के साथ, ऐसे ही ये नाइट्रोजन के ऊपर वाली, ये इस कार्बन का ऊपर वाला हिस्सा, ये इस कार्बन का ऊपर वाला हिस्सा और ये इस कार्बन का ऊपर वाला हिस्सा, तो इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो जिसकी वजह से आपके रिंग पर एक क्या बन जाएगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नीचे वाले पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट भी इसी तरह से ओवरलैप करेंगे और नीचे की तरफ क्या बना लेंगे, एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे, जो क्या है आपकी पाई रिंग है। तो यानी कि आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको नजर आता है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका पिरिडीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, कि जो पिरिडीन है उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बाहर की तरफ है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि अगर मैं प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करूं तो 120 का एंगल कुछ इसी तरह से बनता है हमारा, तो जिसकी वजह से ये क्या है, बाहर की तरफ एग्जिस्ट करता है। तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ रिंग बनती है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और यही हमने रेजोनेंस हाइब्रिड में देखा था। तो ये तो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा जो आपकी कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वो भी रिप्रेजेंट करती हैं कि जो हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी जस्टिफिकेशन हमें देती हैं। किस तरह से कि अगर आप पिरिडीन में कार्बन के बॉन्ड लेंथ की बात करो या फिर कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात करो, तो जो हमें कार्बन की बॉन्ड लेंथ मिलती है वो ना तो सिंगल बॉन्ड वाली होती है ना डबल बॉन्ड वाली होती है, वो उसके इन बिटवीन होती है, और ये सभी कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं, और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ भी दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती तो ये आपकी सिंगल बॉन्ड और ये आपकी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, बट ये क्या होती है, सिमिलर होती हैं, और क्या होती है, ना तो सिंगल बॉन्ड के जैसी ना डबल बॉन्ड के जैसी इन बिटवीन होती है, जिसकी वजह से ये बात कंफर्म होती है कि ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सर्कुलेट करता रहता है पूरी रिंग पर, यानी कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है, वो आपका क्या करता है, रेजोनेट करता है। तो ये था आपका पिरिडीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में, हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की भी बात की और इसकी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की भी बात की। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन और इसकी आपकी इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से आपकी रिंग पर किस तरह से पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, या फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये सब हम रिएक्शन के टाइम पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की रिएक्शन आपका पिरिडीन शो कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।